Hello everyone. Today we are going to talk about something very important in understanding how our body maintaining the internal balance, that is called feedback system. So this is a key concept in physiology and homeostasis. So just talk about this homeostasis. What is the homeostasis and how is work for the maintaining the internal balance of the body? Let's start this topic about it. So simple explanation. So homeostasis is normally we can say this is the homeo and stasis. The homeo word that is the sameness, and stasis means that is standing still. So it is a condition of equilibrium in the body, internal environments due to the constant interaction of the body, many regulatory process, or we can say that is the equilibrium internal body, internal environment of the body. So making the constant and for regulating the and so many things which going on, yeah, we can say process in the body going on, so making the balance to them. So it is the dynamic conditions. And I think one more definition we also can say the homeostasis is the auto-regulatory process, means it is the auto-regulatory process by which living organism maintaining the stable internal environment despite changing external conditions. तो होम्योस्टेसिस का एक ऑटो रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनिंग द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट, जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है, इट कीपिंग द स्टेबल इवन भी आउटसाइड जो कितने भी चेंजेस हों, वेस्टर्न कंडीशंस कुछ भी हों, बट इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी जो है अपना बैलेंस बना के रखते हैं. तो जो एक रेगुलेटरी जो प्रोसेस है, जो इसको ऑटो रेगुलेशन जिसे बोलते हैं, जो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस है. So with the help with this example we can understand how this work. तो होम्योस्टेसिस किस प्रकार से है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देख सकते हैं. तो होम्योस्टेसिस के लिए अगर कहीं बॉडी टेम्परेचर्स जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ है तो क्या होगा, थर्मोस्टेट इन द हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द कूलिंग मैकेनिज्म. तो कूलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. उसके बाद इट इफेक्ट जो है किसके ऊपर आता है, स्किन ब्लड वेसल्स पे आएगा, और जो क्या डायलेट हो जाती है. डायलेट होते ही कैपिलरीज फिल विद वार्म ब्लड और हीट रेडिएट फ्रॉम द स्किन सरफेस. तो स्किन सरफेस से क्या हीट रेडिएट होना स्टार्ट हो जाती है एंड बॉडी टेम्परेचर गोइंग टू डाउन. तो इस तरह से बॉडी जो है अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेती है. और अगर इसका रिवर्स, अगर कहीं बॉडी टेम्परेचर्स लो हो गया है तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर लो है तो इनपुट सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो स्टिमुलाई है ब्रेन के पास पहुंचेंगे कि बॉडी कूल्ड हो चुकी है. तो उसके लिए क्या, थर्मोस्टेटिक इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म स्टार्ट. और वार्मिंग मैकेनिज्म में क्या है, मसल्स स्केलेटन मसल जो एक्टिवेट द शिवरिंग, जिसकी वजह से क्या है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मोस्टेटिक शट ऑफ शिवरिंग मैकेनिज्म. और जैसे ही नॉर्मल होगा तो ये मैकेनिज्म क्या है, बंद हो जाएगा. तो इस तरह से क्या होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है. नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस. तो कॉन्सेप्ट होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस काम करता है. होम्योस्टेसिस मेनली क्या है, थ्री फैक्टर्स इसके अंदर है, या भी थ्री कंपोनेंट ऑफ द होम्योस्टेसिस है. फर्स्ट वन जैसे हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, सेकंड जो है कंट्रोल सेंटर, एंड थर्ड वन इज़ द एक्ट टू रिस्टोर द बैलेंस, जिस पे इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे क्या मसल्स है, ग्लैंड्स है, जहाँ इफेक्ट होगा बॉडी को बैलेंस करने के लिए, तो वो दीज आर कॉल्ड इफेक्टर. तो रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर. द रिसेप्टर्स डिटरमाइन एनवायरमेंटल चेंजेस, और कंट्रोल जो से बोलते हैं जैसे क्या ब्रेन है, पैनक्रियास हो सकता है, और इफेक्टर जो है एक्ट टू रिस्टोर द बैलेंस, जो बॉडी को इम्बैलेंस हो गया है जो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम कर रहा है, वो क्या है, इफेक्टर्स हैं. इफेक्टर से ऑलवेज इन आउटपुट जो है इफेक्ट करता है आके इफेक्टर्स पे, जिसमें क्या मसल्स ग्लैंड्स जो है इस पे आके इफेक्ट होता है. तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ रिसेप्टर्स, कंट्रोलर और मैकेनिज्म जो है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली. सो यहाँ आप देख सकते हो किस प्रकार से नॉर्मल होम्योस्टेसिस है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो लाइन जो है वो वेरिएबल लिखा हुआ है इन होम्योस्टेसिस में. अगर इम्बैलेंस हो गया, हाँ इम्बैलेंस मीन्स जैसे कोई इम्बैलेंस इंक्रीज कंडीशन है तो क्या हुआ, स्टिमुलस प्रोसेस चेंजेस इन वेरिएबल्स. तो स्टिमुलस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेरिएबल्स जो चेंजेस हुए हैं उसके अंदर. और उसके बाद क्या, चेंज द डिटेक्ट बाय रिसेप्टर्स. तो जो चेंजेस हैं वो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेगा. उसके बाद क्या है, रिसेप्टर्स वी कैन से द सेंसरी इम्पल्स जो है वो है, और इनपुट जिसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सेंड अलोंग एफरेंट पाथवे टू द
कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर या ब्रेन के पास क्या है, सारी सारी इम्पल्स क्या है पहुंच जाएंगी, जिसे इनपुट बोलते हैं, सेंसरी इम्पल्स जिसे कि बोल सकते हैं वो हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल जो माइंड है, जो ब्रेन जो है सॉरी जो कंट्रोल करेगा वो किस प्रकार से, और एक मैसेज इनपुट करेगा या वीकेंड से जिसे बोल सकते हैं आउटपुट कहते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंट अलोंग द इफरेंट पाथवे। डिफरेंट पाथवे से इन्फॉर्मेशन आएंगी और किसके ऊपर, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स अभी हमने डिस्कस किया था क्या है, जो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो इफेक्टर्स हैं, और वो क्या अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर्स फीडबैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एंड रिटर्न द वेरिएबल टू होमोस्टेसिस। तो जिससे बॉडी दोबारा से रिटर्न्स हो जाएगी कहाँ, अपने होमोस्टेसिस को मेंटेन कर लेगी। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर्स जो है वीकेंड से 3 कंपोनेंट जो है काम करते हैं। अगर कहीं डिस्टर्ब हो जाता है होमोस्टेसिस तो जिसमें क्या है, फर्स्ट रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद सेकंड कंट्रोल है सेंटर, और थर्ड क्या है, इफेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इनपुट जाता है रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर पे, और कंट्रोल सेंटर जनरेट करता है आउटपुट, और आउटपुट इफेक्ट करता है इफेक्टर्स पे, और बॉडी को बैलेंस होमोस्टेसिस जो है इनर इन्वायरमेंट को कांस्टेंट करने का काम करता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे क्या है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन जो है इसमें क्या रिसेप्टर्स क्या हैं, बीटा सेल्स इन पेनक्रियाज डिटेक्टिंग द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को डिटेक्ट करने का काम कर रही हैं। सेकंड कंट्रोल सेंटर जिसमें क्या पेनक्रियाज है, रिलीज कर रहा है इंसुलिन, दिस इज द कंट्रोल या वीकेंड सेंटर जो है। थर्ड वन इज द इफेक्टर्स जिसमें क्या मसल्स हैं, एब्जॉर्ब द ग्लूकोज या वीकेंड से लीवर है, दीज आर द इफेक्टर्स हैं। आउटकम्स क्या आएगा, आउटकम आएगा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मलाइज, तो ब्लड ग्लूकोज क्या है, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम डायग्राम से किस तरह समझे, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से देखिए बिल्कुल जहाँ पे इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस अगर क्या है टू मच इंक्रीज है तो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंजेस, तो चेंजेस जैसे ही डिटेक्ट किए तो पैनक्रियाटिक सेल डिटेक्ट राइजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ईटिंग, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जिसकी वजह से क्या है इंक्रीज हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, एंड रिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उस इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज को, देन रिसेप्टर सेंड इन्फॉर्मेशन टू कंट्रोलर, तो कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाएगा। तो कंट्रोलर सेंटर जो है क्या है यहाँ पे, पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास असेस करेगा सिचुएशंस को और सिंथेसिस और रिलीज़ करेगा इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और वो रिलीज़ जो करेंगे वो कहाँ इफेक्ट करेगा, कंट्रोल द सिग्नल इफेक्टर्स, कहाँ पे, इफेक्टर्स पे। इफेक्टर्स कौन है, लीवर और मसल्स हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे टू द इंसुलिन को एंड इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, और सम ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड रिस्टोरिंग द बैलेंस, और अपने बॉडी का जो हम बात करें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। तो इफेक्टर रिस्पॉन्ड टू रिस्टोर द बैलेंस, इस प्रकार से जो हम बात करें जो होमोस्टेसिस मेंटेन होता है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या चीज़ है, फीडबैक मैकेनिज्म इज द क्या है, बॉडी रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू मैनी फीडबैक मैकेनिज्म। मैनी फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स टू है मेनली, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज द रिवर्स चेंज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, इसमें क्या करेगा, बॉडी रिवर्स करेगा, जो चेंजेस हुए हैं उसके रिवर्स अपोजिट में जो मैकेनिज्म काम करेगा और बॉडी के बैलेंस को इनर बैलेंस करना स्टार्ट करेगा, दैट इज द मेंटेनिंग स्टेबिलिटी बाय रिवर्स चेंजेस करके। पॉजिटिव फीडबैक अगर हम बात करें दैट इज़ द एम्पलीफाई चेंजेस, यहाँ आपको क्या मिलेगा, चेंजेस जो हो रहे हैं वो एम्पलीफाइज होंगे और प्रोग्रेसिव कंडीशन में होंगे, वाइडली हो जाएंगे, तो एम्पलीफाई चेंजेस फॉर रैपिड रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स क्या है, रैपिड आएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं दे विल बी एनहांस, दैट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक के अंदर जो चेंजेस हैं गोज टू रिवर्स, तो जो रिवर्स इसमें होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट दिस नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल के थ्रू। द बॉडी टेम्परेचर जिसमें क्या स्वेटिंग है, शिवरिंग है, ब्लड ग्लूकोज जिसमें अभी हमने डिस्कस किया, इंसुलिन, ग्लूकागोन बैलेंस, इसको बैलेंस किस प्रकार से करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये बैलेंस हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बैलेंस हो रहा है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो जैसे कि ऑप्टिमम ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंक्रीज तो ब्लड ग्लूकोज राइज होगा, तो इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद सेल रिस्पॉन्ड कर रहा है और ब्लड ग्लूकोज फॉल हो रहा है,
ऑप्टिमम ब्लड ग्लूकोज लेवल पे आके रुक जाएगा। अगर हम और अपोजिट जाएं तो ब्लड ग्लूकोज फॉल अगर है, डाउन हो गया ब्लड ग्लूकोज, तो ग्लूकागोन इज इंक्रीज, तो ग्लूकागोन इंक्रीज होगा, सेल रिस्पॉन्ड करेगा उसके लिए और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो जो दो हैं, ये हार्मोन जो हैं वो काम कर रहे हैं किस प्रकार से, बॉडी के बैलेंस करने का काम कर रहे हैं ग्लूकोज को। तो जिसमें क्या है, इंक्रीज़ है तो ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा है, अगर डिक्रीज़ हो गया है तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो ग्लूकागोन स्टार्ट हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो गया है तो इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक में एग्जांपल, तो पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल क्या है, चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन एनहांस कंट्रोल एनहांस द कॉन्ट्रैक्शन। तो वो चाइल्ड बर्थ जो है दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सीलेंट जो एग्जांपल है दैट इज़ चाइल्ड बर्थ जो है जो कि ऑक्सीटोसिन एनहांस कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड जो ब्लड क्लोटिंग द कैस्केड एम्पलीफिकेशन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से है। तो दिस इज़ द डायग्राम फॉर द बेबी बर्थ जो है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हेड ऑफ द बेबी पुशिंग अगेंस्ट द सर्विक्स। जैसे ही सर्विक्स के अगेंस्ट लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हेड इज ऑफ द बेबी पुशिंग अगेंस्ट द सर्विक्स। सर्विक्स से जैसे ही पुश हुआ है तो उस पे अंदर क्या है, पुश हुआ है सर्विक्स के, देन नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। तो जो नर्व्स इम्पल्स हैं वो ट्रांसफ़र हुए सर्विक्स से, स्ट्रेच होने के जो इम्पल्स हैं वो ब्रेन को गई, ब्रेन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्क्रीट द ऑक्सीटोसिन, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन को स्क्रीट करना स्टार्ट कर दिया। और वो ऑक्सीटोसिन जो स्क्रीट हुआ है, ऑक्सीटोसिन कैरिड इन ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस, और यूट्रस में जो पेल्विक मसल्स हैं, जो सर्विक्स मसल्स हैं वो क्या स्ट्रेच होना स्टार्ट होगी। तो इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुश द बेबी टूवर्ड द सर्विक्स। तो जिस वजह से बेबी क्या है ईजिली डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा था उसको इन्हांस किया गया है। तो दैट्स वी कैन से इट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जो ग्लूकोज इंसुलिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हमने दिखाया कि अगर इंक्रीज हो गया ब्लड ग्लूकोज लेवल तो उसको डिक्रीज किया जा रहा है एट द एंड, तो दैट इज़ द रिवर्स एक्शन हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल ऑफ होमोस्टेसिस इन द ह्यूमन्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं होमोस्टेसिस इन ह्यूमन्स के अंदर। फर्स्ट वन दैट इज़ द वाटर बैलेंस है, वाया थ्रस्ट और यूरिन से बॉडी बैलेंस करती है, वाटर को वो बैलेंस बना के रखती है बॉडी। सेकंड क्या, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एवरीवन नो जो है बॉडी टेम्परेचर से इसको मेंटेन रखने का काम करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पर बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, इनर इन्वायरमेंट जो बॉडी का वो कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो है वो रहता है। ब्लड पीएच आल्सो मेंटेन्ड बाय होमोस्टेसिस मैकेनिज्म 7.35 टू 7.45 जो पीएच है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। उसके बाद कैल्शियम लेवल, हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू कैल्शियम लेवल आल्सो मेंटेन है। ऑक्सीजन एंड CO2 वाया रेस्पिरेशन के कंट्रोल रहता है, होमोस्टेसिस मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन है बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस से। एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आल्सो, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है ओवरऑल दिल इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहता है बॉडी में। अगर होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें क्या है वाटर में बैलेंस हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब हो सकता है या इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ब्लड पीएच आल्सो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो सकता है। उसके बाद क्या, कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो इसमें क्या है पर्सनस का हाइपरकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। ऑक्सीजन CO2 लेवल डिक्रीज हो जाए तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस हो सकता है। इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस हो जाए तो पूरा ओवरऑल जो वी कैन से इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस जो है, सो मैनी इलेक्ट्रोड इम्बैलेंस डिजीज कंडीशन जो है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर मैग्नीशियमिया, हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोक्लोराइडियम और हाइपोक्लोराइडियम, ये सारे कंडीशंस हो सकती हैं। Next summary, homeostasis ensure the body stability and function, or its have component receptor, control center and effectors. Feedback mechanism regulate the internal environments. How regulate the internal environments you have discussed prior. Now time is quiz times, जिसमें क्या है one question, what part of the body often serve as an control center. तो everyone give answer about this disease condition, what is the answer of that. सेकंड क्या है, विच हार्मोन्स लोअर द ब्लड शुगर लेवल्स, तो कौन सा हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज कर रहा है। ऑप्शन इसके हैं ग्लूकागोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल। तो जो आंसर है उसको आप मेंशन कीजिए कौन सा आंसर जो है इसके अंदर है।
तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।